स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने स्टडी किया था कोल्ड वार का। उसके बाद हमने देतान का अध्ययन किया और फिर हमने नव शीत युद्ध या शीत युद्ध का जो दूसरा चरण है उसका अध्ययन किया। नव शीत युद्ध के दौरान में जाना कि सोवियत संघ के जब नए नेता बने मिखाइल गोर्बाचोव, तो उन्होंने अपने कुछ रिफॉर्म्स लागू करने का प्रयास किया, जैसे कि पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट। अब इन रिफॉर्म्स का देखिए क्या परिणाम रहा कि जो वारसा पैक्ट के सदस्य देश थे उनमें धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता की डिमांड उठने लगी और लोग भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे। तो सोवियत संघ की जो सरकार थी उसने लोगों की आवाज़ को दबाने का कोई प्रयास भी नहीं किया। तो अब क्या हुआ कि जैसे हंगरी है, रोमानिया है, तो इनमें क्या होता था कि यहाँ की जो साम्यवादी सरकारें होती थी तो उनको कहीं ना कहीं मास्को कंट्रोल करता था। अब वहाँ पर डिमांड उठने लगी कि यहाँ से इस सरकार को हटाया जाए, स्वतंत्रता की डिमांड उठने लगी। तो कई जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हुए, सरकारें शांतिपूर्वक बदल भी दी गई। इसी के साथ ही क्या हुआ कि 1989 की बात है जब बर्लिन की दीवार को ढहा दिया गया। आपने अध्ययन किया था कि 1961 में ये दीवार बनी थी और 1989 में इसको गिरा दिया गया। तो उससे क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण हो गया, पूर्वी पश्चिमी जर्मनी जो थे वो एक हो गए। तो इस घटना के कारण अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश सीनियर, उन्होंने कहा था कि शीत युद्ध का अंत हो गया है। फिर उसके बाद दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके जो सब नेशनल सोवियत थे वो सब अलग अलग होने लगे। तो इस प्रकार से जो उसके सोवियत संघ जो था ये 15 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हो गया और सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी था वो बना रूस। तो आज जो हम रूस देखते हैं, रशिया, वो उसी सोवियत संघ का एक उत्तराधिकारी माना जा सकता है। और इसके प्रथम राष्ट्रपति बने येल्त्सिन। तो फाइनली यहाँ तक आते आते क्या हुआ कि शीत युद्ध का अंत हो गया। उसके बाद में देखिए अमेरिका ने सोवियत संघ इस पीरियड के बीच में, मतलब कि 1985 से 1991 तक का जो पीरियड है, तो अमेरिका ने सोवियत संघ से वार्ता की थी, क्योंकि गोर्बाचोव जो रिफॉर्म्स लेकर के आए थे तो उससे अमेरिका काफ़ी सेटिस्फाइड था। जैसे कि न्यूक्लियर वेपन कम करने के लिए डील की गई थी। फिर आपने पढ़ा था कि अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ ने अपनी सेना भेजी थी तो वहाँ से भी आर्मी हटा ली गई। इस प्रकार से तो यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि शीत युद्ध और जो नव शीत युद्ध था, यानी कि एक तो हमने शीत युद्ध पढ़ा था स्टार्टिंग में और दूसरा जो शीत युद्ध था वो सेकंड स्टेज थी उसकी, तो इनमें क्या डिफरेंस है। अब देखिए पहला जो शीत युद्ध था वो तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यूरोप से। लेकिन जो दूसरा शीत युद्ध था वो कौन से संकट से शुरू हुआ था, अफगानिस्तान संकट से, अफगान क्राइसिस। तो एक की शुरुआत यूरोप से हुई, दूसरे की शुरुआत किससे हुई, अफगानिस्तान से। पहला जो शीत युद्ध था वो अमेरिका ने शुरू किया था, जबकि दूसरा वाला किसके द्वारा शुरू किया गया, सोवियत संघ के द्वारा। फिर हमने पढ़ा कि
पहला जो शीत युद्ध था उसमें सैन्य गठबंधन जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे, मजबूत थे, यानी कि पावरफुल थे। नेटो का गठन हुआ था, सीएटो का, वार्सा पैक्ट, ये सब। लेकिन शीत युद्ध का जो दूसरा चरण था, इसमें वो थोड़े से ढीले पड़ गए थे। मतलब सैन्य गठबंधन इतने अपने पावरफुल मोड में नहीं आए। तो इस प्रकार से ये कुछ अंतर थे शीत युद्ध और नव शीत युद्ध के मध्य। फिर यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर रहा। अब आप थोड़ा सा इसको अपने माइंड में अगर सारी घटनाओं को ध्यान में रख कर के देखेंगे, वर्तमान से इसको कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा अंतर आया। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले क्या था, शीत युद्ध के दौरान बाइपोलर वर्ल्ड था, यानी कि दो ध्रुव बने हुए थे। एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ था। इनके मध्य क्या चल रही थी, खींचतान। और बाद में क्या हुआ, सोवियत संघ टूट गया। तो शीत युद्ध का जब अंत हुआ तब क्या हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। तो एक तो है शीत युद्ध, और उसके बाद शीत युद्ध का जब एंड हुआ तो हम उस समय का जब आपस में कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ें निकल कर के आती हैं। हालांकि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में और भी काफ़ी डिफरेंस है। हो सकता है एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ जाए कि शीत युद्ध के अंत की अब वर्तमान से तुलना करिए। तो शीत युद्ध के अंत के बाद में क्या हुआ कि बाइपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। ये हम बात कर रहे हैं कोल्ड वार के एंड के बाद के टाइम पीरियड की। फिर जैसा कि आपने देखा कि सोवियत संघ जो था उसकी अर्थव्यवस्था पहले से डामाडोल हो रही थी, तो इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी डाउन चली गई थी। फिर ये जो देश थे जो सोवियत संघ से अलग हुए, इनमें युद्ध चलता रहा आपस में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उसकी भूमिका में परिवर्तन आया। सैनिक गुटों का अंत हुआ। अभी वर्तमान में आप देखें तो नेटो जो है वो अभी भी अस्तित्व में है। फिर जो क्षेत्रीय संगठन थे उनका महत्व बढ़ने लगा। इसके बाद में कई क्षेत्रीय संगठनों का गठन हुआ। इनका हम बाद में अध्ययन करेंगे। और साथ में एक नई तरीके का शीत युद्ध शुरू हुआ जिसे कहा जाता है आर्थिक शीत युद्ध। और परमाणु युग का जो खतरा था वो हम यूँ नहीं कह सकते कि टल गया, वो अभी भी बना हुआ है, विद्यमान है। जब भी दो देशों के बीच में, दो देशों के बॉर्डर के बीच में कोई भी तनाव क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं आशंका परमाणु युद्ध की बनी रहती है। हालांकि इतना ज़रूर है कि परमाणु शक्ति संपन्न होने के कारण एक संतुलन की स्थिति भी आ जाती है। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया कोल्ड वार का, कोल्ड वार के अंतर्गत कई घटनाओं का। फिर उसके बाद टाइम पीरियड आता है देतांत का, जिसमें शीत युद्ध में होने वाली घटनाओं में कमी आई, तीव्रता में, उग्रता में कमी आई। और उसके बाद में शीत युद्ध जो था वो पहले की तरह अपनी इंटेंसिटी बढ़ने लगी, जिसे कहा जाता है नव शीत युद्ध या शीत युद्ध का दूसरा चरण।
लेकिन 85 के बाद इसमें धीरे धीरे कमी आने लगी और 91 तक आते आते क्षितिज जो था वो पूरी तरीके से उसका अंत हो गया। तो इस प्रकार से ये चैप्टर कोल्ड वार ख़त्म होता है। थैंक यू।